आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कैसे हो आप सब? अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो धन्यवाद, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज मैं कक्षा 11वीं अध्याय 4 निर्धनता, जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है उसका अध्याय 4 निर्धनता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो हमारी बुक में दिए गए हैं। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की बुक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हम निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को जान सकेंगे, निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगे, निर्धनता मापन के तरीके को आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगे, निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रम को समझकर उनकी समीक्षा कर सकेंगे। तो आइए, पिछले अध्याय में आपने 7 दशकों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों तथा विभिन्न विकास सूचकों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता की संपूर्ण एवं निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजना ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया है उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्य का उन्नयन रहा है। साथ ही निर्धनता वर्गों को समाज की मुख्यधारा का अंग बना सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रम की रचना की गई है। संविधान सभा की संबोधन करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं को उन्मूलन के उत्सव में। तो आइए देखते हैं इस निर्धनता वाले पार्ट के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और आप सुनिए। सबसे पहला प्रश्न है कि कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान करने के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कैलोरी से निर्धनता की उपयोगिता नहीं कर सकते हैं। तो इस संबंध में कहा है कि कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेते हैं और अति निर्धनों और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता है। इसकी पहचान नहीं हो पाती है। सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को है, ये पता नहीं चलता है। यह विधि भी मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर आय का प्रतीक मानती है। यह तंत्र निर्धनता के साथ जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों पर विचार नहीं करता, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, स्वच्छता आदि की सुलभता। यह तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी आधारित नहीं देता है कि निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखते हैं, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिकों और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। तो कैलोरी पर आधारित निर्धनता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है। अब अगला वाला प्रश्न है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का क्या अर्थ है? ये एक हमारे इस चैप्टर में आया है कि काम के बदले अनाज का मतलब है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, फिर भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 के दशक में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य निर्धनों के जीवन स्तर को बढ़ावा देना है। इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धिशील संपत्ति के निर्माण के जरिए निर्धनों के आय तथा रोजगार में वृद्धि करना था। तो ये काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम 1970 के दशक में हुआ था। इसके बाद भारत में निर्धनता की से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? तो रोजगार जो पैदा करते हैं, जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं, वो कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? तो आइए दोस्तों, कि भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। यह निर्धनों को सरकार समर्थित योजनाओं के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। आय में वृद्धि निर्धनों के जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने में सहायता करता है तथा बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और स्वच्छता आदि की सुलभता उपलब्ध कराता है। अतिरिक्त परिसंपत्तियों और कार्य सृजन के साधनों के द्वारा निर्धनता के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के और रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए। अब आगे चलते हैं कि आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन से निर्धन की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे
उनकी समस्या का वो हो सकता है आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन से रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं, जिसके माध्यम से निर्धनों की आय में वृद्धि होती है तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। इस प्रकार यह निर्धन की समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सभी जानते हैं कि आय अर्जित करने वाली जो परिसंपत्तियों के सृजन में निर्धन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा। चर्चा करें ऐसा प्रश्न में है तो हम बताते हैं कि आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर आधारित त्रिआयामी नीति अपनाई गई थी, जो निर्धनता दूर करने के लिए सफल नहीं रही। यद्यपि कुछ राज्य में पूर्ण गरीबी के प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन फिर भी निर्धनों के बुनियादी सुविधा, साक्षरता और पोषण में कमी है। इसके ये कारण यहाँ पर हैं: अमीरी और गरीबी, किसानों के बीच भूमि और अन्य संपत्तियों का असमान वितरण, मतलब सबको बराबर ये नहीं दिए गए, उपयुक्त चेतना के अभाव तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा भ्रष्ट राजनीतिक द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण, सशक्त वर्गों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण दुर्लभ संसाधनों का आयोग और त्रुटिपूर्ण आवंटन। तो ये 3 पॉइंट ये बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता त्रिआयामी प्रहार से निर्धनता में सफलता नहीं मिली, जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। आगे दोस्तों देखिए कि सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं के सहायतार्थ कौन से कार्यक्रम अपनाए गए थे। इनको सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बुजुर्गों, निर्धनों और असहाय महिलाओं के सहायतार्थ हेतु सामाजिक सहायता का कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत निराश्रित बुजुर्गों, वृद्धजनों को निर्वाह के लिए पेंशन दी जाती है। अति निर्धन महिलाओं और अकेली विधवाएं भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं। तो सरकार ने उनको पेंशन योजना चलाई है, जिससे वो उनको सहायता प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच में कोई संबंध है? तो आप इसे समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि निर्धनता और बेरोजगारी के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। बेरोजगार के कारण गरीबी पैदा होती है तथा बेरोजगारी गरीबी का कारण बनती है। बेरोजगारी गरीबी का संकेत है, जो भूख, अवसाद, ऋणग्रस्तता आदि की ओर ले जाती है। एक बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे कमाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है और वो स्वयं और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। वह और उसका परिवार गुणवत्ता शिक्षा, चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है तथा उसके पास आय अर्जन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्धनता और बेरोजगारी के बीच में एक बड़ा संबंध है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न है हमारा कि मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं। आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे और क्यों? तो प्रश्न पहले समझ लीजिए, है ना। इसके बाद हम उत्तर देंगे कि एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाने के लिए मैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन दूंगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कम आय वाले परिवार को एक शिक्षित बेरोजगार को रोजगार के अवसर का लाभ मिलता है तथा किसी भी प्रकार का उद्यम स्थापित कर सकता है। तो एक ये बहुत बढ़िया जो निर्धनता मिटाने का जो एक साधन है, जो स्वयंसेवी कर सकता है, इस प्रकार की दुकान या कोई रोजगार अर्जित कर सकता है। साथ ही दोस्तों देखिए कि ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। क्या यह कहना सही होगा कि निर्धनता गांव से शहर में आ गई है? अपने उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात की प्रवृत्ति का प्रयोग करें। तो यहाँ पर एक टेबल भी बनाई गई है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले लिखिए कि देखिए कि ग्रामीण और शहर में बेरोजगार के बीच अंतर निर्धनता की प्रकृति है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषक, मजदूर, छोटे तथा सीमांत किसान निर्धन होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में बेरोजगार या अल्प रोजगार और कम मजदूरी पर रोजगार प्राप्त करने वाले निर्धन इस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो पूर्व के आंकड़े रखे हैं 1973 से 74 के बीच में, ये ग्रामीण का अनुपात है, ये शहर का है, ये कुल है। तो यहाँ देखिए आप 73 से 74 तक ग्रामीण में 56.4 है, जबकि शहर में 490 है। ऐसे प्रकार से औसत 54.9 है। और फिर 77-78 में देखिए, फिर ये ग्रामीण निर्धनता का जो निर्धनता का अनुपात है वो गिरता गया
और अब हम देखेंगे कि शहर में फिर भी उससे भी कम है। तो हम इसका ये निकाल सकते हैं कि 2004 से 5 के साथ तुलनात्मक विवरण में 1993 से 94 में देखेंगे हम तो 28.3 और शहर में 25.7, इसी प्रकार से टोटल 27.5 है। अनुपात स्रोत योजना आयोग के अनुमान के आधार पर हैं। ये किताब में हमारे नहीं दिया है, जो एक योजना आयोग होता है उसके अनुपात इस सारणी में दिए गए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ग्रामीण और शहर के बीच में निर्धनता की प्रकृति को। साथ ही दोस्तों इसमें हाँ यह कहना सही है कि निर्धनता गांव के से शहर में आ गई है। उपरोक्त आंकड़े से पता चलता है कि 1973 से 74 में ग्रामीण गरीबी 56.4 से घटकर 2004-5 में 28.3 हो गई, जबकि शहरी गरीबी कमी 49 से 25.7 हो गई। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके अलावा ग्रामीण और शहर के बीच गरीबी अनुपात जो 1973 से 74 में लगभग 7% थी के बीच अंतर अब 2004 से 5 में लगभग 2 तक गिर गई, जो निर्धनता का गांवों से शहरों की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। तो इससे कह सकते हैं हम कि ये गांव से शहर की ओर जाने के कारण। अब आगे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी गांव के निवासी हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया है कि मान लीजिए आप किसी गांव के निवासी हैं, अपने गांव से निर्धनता का निवारण के सुझाव दीजिए। तो हम बहुत सारे सुझाव दे सकते हैं रोजगार वगैरह के, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ सुझावात्मक कुछ जो आंकड़े रखे हैं वो आपको बता देता हूँ कि एक गांव के निवासी होने के नाते मैं अपने गांव से निर्धनता निवारण के निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ। निर्धनों की पहचान करेंगे सबसे पहले, फिर पहचान किए गए निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इसके बाद मुफ्त शिक्षा एवं स्वस्थ सुविधा उपलब्ध कराना है। फिर इसके बाद लघु उद्योगों की स्थापना, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए वो उनकी स्थापना कराना। आय अर्जित परिसंपत्तियों का पुनर्वितरण, निर्धनों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहन, अकुशल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शिविर तथा रात्रि पाठशालाएं आयोजन करना, उनको शिक्षित करना और कौशल परक प्रशिक्षण देना। लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों का उन्नयन करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय में परिवर्तन करना, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, कौशल सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्धनों को प्रेरित करना। ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं जो गांव में के निवासी होने के नाते गांव की निर्धनता को निवारण किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक गांव में अगर होती हैं तो उस गांव को हम निर्धन नहीं कह सकते हैं और वो एक सक्षम गांव बन सकता है। अब आगे दोस्तों, थैंक यू पूरा यह चैप्टर देखने के लिए। मैं आपको थोड़ा इसका कंक्लूजन सार बता देता हूँ इस अध्याय का। भारत की विकासात्मक रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धनता को कम करना है। न्यूनतम गैर खाद्य व्यय के साथ औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकता को पूरा करने लायक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी या शहर में 2100 कैलोरी की निर्धनता रेखा या निरपेक्ष निर्धनता को कहते हैं। जब निर्धनों की संख्या और उसके अनुपात की तुलना की जाती है तो हमें उन्हें उन राज्यों और विभिन्न समयों पर लोगों को निर्धनता के विभिन्न स्तरों के बारे में पता चलता है। भारत में निर्धनों की संख्या और कुल जनसंख्या के उनके अनुपात पर्याप्त मात्रा में कम हुए हैं। 1990 के दशक में पहली बार निर्धनता की निरपेक्ष संख्या में कमी आई थी। अधिकतर निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अनियत और अकुशल कार्यों में लगे होते हैं। आय तथा व्यय आधारित विधि निर्धन लोगों के अन्य गुणों पर विचार नहीं करती हैं। कई वर्षों से सरकार ने निर्धनता कम करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग कर रही है: समृद्धि उन्मुख विकास, विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम और निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। परिसंपत्तियों के स्वामित्व उत्पादन की प्रक्रिया तथा निर्धनों के आधारभूत सुविधाओं में भी अभी भी सरकार द्वारा पहल की जा रही है। तो ये अध्याय आपने पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।